बंगाल के पाल। ठीक है। बंगाल के पाल। ठीक है। पाल वंश जो बंगाल वाला जो इलाका है, ठीक है, वहाँ पाल वंश का उद्भव हुआ था। ठीक। इसके जो संस्थापक थे वो गोपाल नाम का एक व्यक्ति थे। ठीक है, जो इसके संस्थापक थे। ठीक है, इसमें दो तीन तीन चार राजाओं के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है। इनका मेन इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बंगाल का जो इलाका है ये त्रिकोणीय संघर्ष में एक तो शामिल थे। ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस क्योंकि जब ट्रिप्लाइस जब वो आएगा कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें पाल वंश का बार बार नाम आएगा। ठीक है, इनके जो शासक थे। ठीक है। और इन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या विस्तार किया था, किन राज्यों में थोड़ा बहुत किया था, किस तरीके का कार्य किया था, बस थोड़ा बहुत हम लोग सरसरी निगाह से एक बार इनके बारे में जान लेंगे, जो जितना आपको जानना है। ठीक। एक है गोपाल। नाम पहले देख लीजिए एक बार। ठीक है। देखें। धर्मपाल। अभी समझ लीजिए, अभी हम लिखवा देंगे। ठीक है। हाँ, वही हम कह रहे हैं। तो वही तुम कह रहे हैं। नाम याद होते हैं तो संस्थापक का नाम याद रखिएगा। ठीक है। और एक दो इंपॉर्टेंट इसमें राजा हैं, जैसे धर्मपाल, ठीक है, देवपाल, ठीक, और महेंद्रपाल। ठीक। तो इनका नाम याद रखिएगा बस। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा बहुत। गोपाल के बारे में ये माना जाता है कि ये वहां पर जो वर्धन वंश था, वर्धन वंश के टाइम में शशांक नाम का एक शासक यहाँ शासन करता था। ठीक, बंगाल वाले क्षेत्र में। हुआ क्या कि शशांक की मृत्यु हो गई, और बंगाल में लगभग 7th सेंचुरी के मिड या लास्ट का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में वहां एक कोई ना शासक होने की वजह से एक अव्यवस्था का टाइम क्रिएट हो गया। ठीक। तो उस अव्यवस्था के दौर में जो छोटे छोटे सामंत या वो थे, उन्होंने एक उसमें ही एक छोटा सामंत था गोपाल, उसको उन्होंने कहा कि आप यहाँ की गद्दी को संभालिए और बंगाल में जो अव्यवस्था फैली है उसको समाप्त कीजिए। ठीक। उन्होंने आपस में एक इलेक्टेड किया, नियुक्त किया। ठीक। वो थे गोपाल नाम के व्यक्ति। ठीक है। उन्होंने उन्होंने ही पाल वंश की स्थापना की। इनके बाद के जो इनके पुत्र आते हैं, इसी से पाल वंश की स्थापना होती है। ठीक है। गोपाल मूल रूप से क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक। एक चीज ये क्लियर रखिएगा, क्योंकि पालों का हो सकता है कि किस रिलीजियस विचारधारा को मानते थे, इस पर कभी क्वेश्चन हो सकता है। तो एक चीज क्लियर रखिएगा, ज्यादातर जो लोग थे, ठीक है, वो सब बौद्ध को मानने वाले थे। ठीक है। किस तरीके से इसकी स्थापना हुई पाल वंश की, ये समझ में आ गया। बंगाल में एक ऐसा पीरियड था शशांक की मृत्यु के बाद कि अव्यवस्था का पूरा एक चरण चल रहा था। ठीक। तो वहां के जो छोटे छोटे सामंत थे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय की सत्ता नहीं होगी अगर यहाँ, तो यहाँ हम लोग मजबूत नहीं रहेंगे और शासन करना कठिन होगा। तो उन्होंने आपस में ही एक व्यक्ति को जो थोड़ा उनमें मजबूत था उसको चुना, वो था गोपाल। ठीक। और उन्हीं के बाद इस वंश का जो उनके बाद के जो लोग आते हैं, उन्हीं के नाम पर इस वंश पाल वंश नाम पड़ा। ठीक। वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। वो इलेक्टेड थे। ठीक, उनको चुना गया था। एक और बात है उनके बारे में कि एक ओदंतपुरी एक प्लेस है, ठीक है, वहां पर उन्होंने एक बिहार का निर्माण करवाया था। बिहार समझते हैं, बिहार जो पूजा जहां निवास करते हैं बौद्धिस्ट लोग। ठीक। चैत्य होता है, बिहार होता है। ठीक, दो वर्ड आते हैं बौद्धों के लिए। ठीक। चैत्य होता है जो उनका पूजा स्थल होती है, बिहार जहां वो निवास स्थान करते हैं। ठीक है। तो वो बौद्ध धर्म को पोषण देने वाले राजा थे, तो उन्होंने बिहार का निर्माण इसलिए कराया कि यहाँ बौद्धिस्ट रहें। ठीक। इससे ही ये चीज क्लियर होती है कि ओदंतपुरी में जो उन्होंने ये इस तरीके का निर्माण करवाया था। ठीक। ये हो गया गोपाल के बारे में। ठीक, यहां से चीजें समझ में आ गई।
उसके बाद एक राजा थे धर्मपाल, इन्हीं के पुत्र, ठीक है। इसके बाद धर्मपाल आते हैं। धर्मपाल, हाँ गोपाल के बाद, ठीक। गोपाल संस्थापक थे, ठीक है, फाउंडर थे इस वंश के। उसके बाद धर्मपाल आते हैं। धर्मपाल के बारे में ये है कि धर्मपाल के टाइम में ही जो त्रिपक्षीय संघर्ष वाली जो बात होती है वो इसी समय शुरू होती है। जो ये धर्मपाल जो है इंटरेस्ट लेते हैं कहाँ, कन्नौज में, ठीक। गोपाल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कन्नौज में, गोपाल केवल राजा नियुक्त होते हैं। कौन इंटरेस्ट लेता है, धर्मपाल, ठीक है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में जैसे गुज्जर प्रतिहार में कौन था, वत्सराज था, वत्सराज था ना, कि जो जाता है एंट्री करता है उसमें, ऐसे इसमें धर्मपाल जाते हैं। अच्छा ये जाते तो हैं, और दूसरी बात ये वहां पर थोड़ा सा एक स्टेब्लिश शासन भी बनाते हैं, ठीक है। वहां जीतते हैं कन्नौज को एक टाइम पीरियड में। जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष में आएंगे तो इन लोग का नाम फिर से आएगा तो क्लियर हो जाएगी कन्नौज को लेकर बात, ठीक है। तो ये वहां पर एक स्टेबल करके कुछ दिनों तक वहां शासन बनाते हैं, ठीक। इसीलिए इनको एक कवि हैं सोढ़ल, इनको उत्तरापथ का स्वामी भी बोलते हैं, ठीक। वो टाइटल जो है उत्तरापथ का स्वामी, उत्तरापथ मतलब नॉर्थ इंडिया, ठीक। तो उत्तरापथ का स्वामी इनको टाइटल कवि सोढ़ल देते हैं, इसलिए क्योंकि ये कन्नौज पर जाते हैं, अधिकार करते हैं। तो टाइटल कवि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे तो उसमें अब ये देखेंगे कि ये जाकर वहां पर शामिल होते हैं, ठीक। एक पॉइंट ये अभी हम लिखवा देंगे, ठीक। और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहां है, कहाँ है पता है, बिहार में, भागलपुर में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो नहीं, विक्रमशिला बिहार, बाद में वही कन्वर्ट हो गया। और दूसरा एक सोमपुर जो बांग्लादेश में, ठीक है, वहां पर इन्होंने बिहार का निर्माण करवाया था, ठीक। किसने, धर्मपाल, धर्मपाल ने, ठीक है। इसके बाद आते हैं देवपाल, ठीक। देवपाल जो शासक बनते हैं, इसके थर्ड शासक रहते हैं। उनके टाइम पीरियड से क्या होता है, थोड़ा सा इसमें अवनति देखने को मिलती है। किसमें, पाल वंश के शासन में। ये देवपाल इसको कर लीजिए, जयपाल नहीं है। देवपाल, ठीक है। ये मुंगेर में अपनी राजधानी जो है, मुंगेर बिहार में है, ठीक। तो उत्तरापथ वाले जो वो क्षेत्र है वहां पर ये शासन करते हैं। इनसे पहले के शासक कौन है, थोड़ा सा इसलिए वो होगा कि फैक्ट्स ही है इसमें, ठीक है। तो अब देखिएगा धर्मपाल के बाद जो ये होते हैं देवपाल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये मुंगेर जो बिहार का थोड़ा उत्तरापथ तक, इनके पिता जो है वहां तक शासन बना लेते हैं। तो बंगाल नीचे रहता है, मतलब बंगाल का इलाका, तो वो थोड़ा बीच में अपनी राजधानी मुंगेर में बनाते हैं, ठीक। कहां पर, मुंगेर में अपनी राजधानी ये प्रवर्तित करते हैं, ठीक। मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। और इन्हीं के टाइम में सुलेमान नामक अरब इनके यहाँ आया था। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। महिपाल हैं, और जब ये देवपाल जो इनके टाइम पीरियड से जब शासन कमजोर होने लगता है, लगभग 100 साल का पीरियड ऐसा होता है पाल वंश का जिसमें कोई किसी तरीके का कोई राजा देखने को नहीं मिलता है, मतलब बड़ा, ठीक है। 100 सालों बाद एक जो तीसरे राजा हैं महिपाल, उनके टाइम पीरियड में ये क्या होता है कि एक बार फिर से पुनः बंगाल में ये अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। तो इन्हें पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी बोला जाता है, हाँ। और इन्हीं के टाइम पीरियड में राजेंद्र चोल, जो चोल वंश के हैं, वो बंगाल में आते हैं। बंगाल में क्या, गंगा तक आते हैं, गंगा का जल लेने, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये इससे राजित भी होते हैं, राजेंद्र चोल से, ठीक। उनके बाद रामपाल हैं। रामपाल के बारे में कहा जाता है एक रामावती एक प्लेस है जहां पर वो अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक। और वहां पर इनके दरबारी कवि रहते हैं, तो वो एक रामपाल चरित्र की रचना करते हैं जिसमें रामपाल को राम के रूप में, कलयुग के राम, और अपने आप को वाल्मीकि के रूप में संज्ञा देते हैं, ठीक। अब इसमें और चीजें हैं, और चीजें क्या हैं, जैसे धर्मपाल टाइम में जब वो वहां लड़ने गए तो वत्सराज थे, ठीक है। उसी टाइम में ध्रुव आए थे, ठीक, कन्नौज से, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो जो चरण है, स्टार्ट जो होता है,
ठीक है, वत्सराज और इनके बीच में। तो जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे युद्धों के बारे में, ठीक। क्योंकि अभी यहाँ से पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज है, इनका पहले नाम हम जान लेते हैं, ठीक। क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में फिर उनका नाम आएगा कि प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में कौन कौन राजा थे। कभी पूछ सकता है, पूछा नहीं गया आज तक प्रीलिम्स में, ठीक है। हमारे हिसाब से नहीं पूछा गया है, कभी पूछ सकता है, हो सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा, बस यही बात है, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो गया, ठीक है। उसके बाद धर्मपाल हो गया, ठीक है। और उसके बाद देवपाल हो गया, ठीक है। संस्थापक गोपाल इसलिए बना क्योंकि बंगाल में उस समय अराजकता की स्थिति थी। अराजकता की स्थिति क्यों हुई? क्योंकि उससे पहले शशांक एक शासक था जो अब नहीं रहा। शशांक बड़ा मजबूत शासक था, तो उसने कंट्रोल कर रखा था बंगाल में, लेकिन वो नहीं रहा। तो उसके बाद एक अव्यवस्था हो गई, सब अपने हिसाब से सब कुछ चल रहे थे। तो एक केंद्रीय की शासन नहीं था। तो वहाँ के जो छोटे छोटे सामंत थे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय की शासन नहीं रहेगा तो बंगाल कमजोर रहेगा, और यहाँ पर कभी भी कोई आक्रमण करके हम लोग से सब कुछ छीन लेगा, ठीक। तो अगर हम लोग को अपनी सुरक्षा करनी है तो कम से कम हम सामंतों को एक मजबूत किसी व्यक्ति को अपना राजा बनाना चाहिए। तो उन लोगों ने मिलकर गोपाल को बना दिया, क्योंकि गोपाल सबसे पावरफुल था उन सभी लोगों में, ठीक है, जो सामंत थे। तो गोपाल राजा बना। गोपाल ऐसे राजा बना था, उसे पाल वंश नहीं, लेकिन उसके बाद जो वंश शुरू हुआ वो पाल वंश हो गया, ठीक है। क्योंकि उनके नाम के नीचे पाल जुड़ता था। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, ठीक है, रामपाल। ऐसा गुज्जर प्रतिहार में भी है, लेकिन उनमें सब में पाल नहीं है, इसको पाल वंश नाम दिया गया, ठीक। क्योंकि ये पाल एक सिंबल लेकर चलते थे। तो गोपाल का उद्भव ऐसा हुआ, ठीक है। और अच्छा, वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो उसने क्या किया, एक बिहार बनाया औदंतपुरी, जो हमको हो सकता है और बनाया हो, लेकिन हिस्ट्री में क्या है, जो एविडेंस मिलते हैं, फैक्ट, उन्हीं के आधार पर हिस्ट्री राइटिंग होती है, ठीक। तो जो हमको फैक्ट्स मिले हैं उनमें दो चार फैक्ट्स और होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यही है कि कहाँ औदंतपुरी में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, ठीक है, गोपाल ने। गोपाल के बारे में बस ये दो तीन बातें हैं, ठीक है, कि ये तो संस्थापक था। फिर उसके बाद कौन आया? धर्मपाल आ गए। अच्छा, पिताजी ने स्थापना की, तो जब कोई कोई चीज स्थापना करेगा तो बहुत चीजें एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बुल्ड करने में ही उसकी पूरी पावर जो शक्ति है वो चली जाएगी। तो गोपाल ने बनाया तो, लेकिन वो कहीं एक्सपेंशन की पॉलिसी नहीं अपना पाया कि चलो हमको कन्नौज चलना है, वहां आक्रमण करना है, क्योंकि वो क्रिएट ही कर रहा है। क्रिएट क्या 750 में आया, 770 में हट जाते हैं, ठीक है। तो 20 सालों में क्या आदमी तो क्रिएट ही करेगा अपना शासन, थोड़ा मजबूत करेगा। एक्सपेंशन 50-60 साल हो, 70 साल हो, तो एक्सपेंशन की पॉलिसी हो सकती है। तो गोपाल कोई एक्सपेंशन कुछ नहीं किया, बस एक बौद्ध विहार बनाया, ठीक। इसके धर्मपाल आते हैं, उनको एक शासन मिला होता है अपने पिता से, ठीक। तो अब उनको एक्सपेंशन के पास, उनके पास मौका होता है कि हम तो कुछ वो कर सकते हैं। पिताजी ने तो पाल वंश बना दिया था। धर्मपाल जब आए तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया कहाँ? कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज पावर सेंटर था, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और जैसे वहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसी समय क्या होता है, प्रतिहारों से वत्सराज निकल कर आते हैं। अच्छा, वत्सराज ही आते हैं प्रतिहारों में, नागभट्ट प्रथम नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि नागभट्ट की वही स्थिति होती है जो गोपाल की स्थिति होती है कि शासन तो हम बनाएंगे ना, हम चलेंगे कहाँ एक्सपेंशन वाली पॉलिसी में। जब मजबूत हो जाएंगे, सेना हो जाएगी, हमारे पास इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी, तभी ना हम कहीं आक्रमण करेंगे। तो उसी समय वत्सराज कन्नौज में आते हैं और यहाँ धर्मपाल जाते हैं, ठीक। तो धर्मपाल के जाने के पीछे फिलॉसफी ये, मतलब हमारे हिसाब से तो यही है और हिस्ट्री के हिसाब से भी यही है, ठीक। तो धर्मपाल फिर ऊपर कन्नौज पर जाते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये चीज क्लियर रहेगी कि धर्मपाल गया था। अच्छा, उसने क्या किया, उनके पिता ने एक बौद्ध विहार बनाया था, तो इन्होंने दो बना दिया, ठीक है। इनका भी इंटरेस्ट था बुद्धिज्म में, ठीक है। तो इन्होंने वो कर दिया। इनको कुछ लोग उपाधि दिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गए तो उत्तरापद की उपाधि मिली इनको, ठीक है। तो इस तरीके से धर्मपाल का था, ठीक। गुज्जर प्रतिहारों से इनका संघर्ष चला, त्रिपक्षीय संघर्ष और राजपूतों से, ठीक। तो ये हो गया धर्मपाल के बारे में, यही कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक। तीसरा कौन आता है? देवपाल। देवपाल क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं, कई देशों में अपने लोगों को भेजते हैं कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। इन्हीं के टाइम पीरियड में एक राजा जो रहता है जावा का, वो इनके बारे में जानता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ बंगाल है, ठीक। तो बंगाल के उधर से नजदीक है ना जावा वाला क्षेत्र, तो वहां से लोग का इनका व्यापार ये सब होता रहा होगा। तो उसी टाइम पीरियड में एक दूत आता है जो इनको बौद्ध धर्म के प्रचार की बात करता है। उसी समय अरब का यात्री सुलेमान, ठीक है। सुलेमान का क्या है कि आप सब में पढ़ेंगे, गुज्जर प्रतिहार में पढ़ेंगे, इनमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। और
राष्ट्रकूट में पढ़ेंगे। वो जब आया है तो इन जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक वर्ग था, जो 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में जो शासन कर रहा था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके यहाँ विजिट वो करता है, ठीक, और सबके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो इनके टाइम में भी जब देवपाल रहते हैं तब वो विजिट सुलेमान का होता है, ठीक। तो यहाँ तक बातें हो गई, ठीक है। अब कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, ठीक है। एक दो बार और होगा, बस मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्या कि फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा उस तरीके का स्ट्रक्चर है नहीं तो, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर बना लीजिए जैसा हमने बनाया है कि क्या रीजन थे, क्या कारण थे कन्नौज पे जाने का, क्या रीजन था, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए महिपाल। महिपाल फर्स्ट। अच्छा, देवपाल के बाद होता क्या है कि देवपाल के बाद एक बस सुन लीजिए कि एक उसके बाद के जो शासक है ना, थोड़ा सा उतने मजबूत है नहीं, तो उनका हिस्ट्री में उस तरीके का एविडेंस मिला नहीं है, ठीक है। इससे ये माना जाता है कि कमजोर शासक थे। लगभग वो 100 सालों का टाइम पीरियड था ऐसा कि पाल वंश में कोई उस तरीके का शासक देखने को नहीं मिलता जो मजबूत रहा हो, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद महिपाल आते हैं, ठीक। महिपाल फर्स्ट जो है वो फिर से एक उभार देखने को मिलता है, इसीलिए इनको सेकंड फाउंडर ऑफ पाल वंश बोला जाता है, ठीक। इसको महिपाल फर्स्ट को। देवपाल फर्स्ट थे, ठीक है। देवपाल फर्स्ट के बाद क्या हुआ, जो उनके आने वाले जो राजा थे उनमें क्या हुआ, वो कमजोर थे, ठीक है। तो उससे जो पाल साम्राज्य जो बड़ा मजबूत माना जाता था उनमें गिरावट आ गई, ठीक। उसके महत्ता को उसको लोग उस तरीके से अब नहीं ले रहे थे, उसका इतिहास में उस तरीके से उदाहरण नहीं मिल रहा है, तो कमजोर हो गया। लेकिन जब महिपाल फर्स्ट आए, महिपाल फर्स्ट देवपाल के लड़के नहीं थे, उनके 100 साल बाद उन्हीं की पीढ़ियों में आए, तो इन्होंने क्या किया, उसकी महत्ता को फिर से प्राप्त किया, जो खो गया था पाल साम्राज्य का महत्व, ठीक है, उसको फिर से प्राप्त किया। आज 1000 सालों बाद, 1500 सालों बाद हम किसका इतिहास पढ़ रहे हैं, पालों का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पाल के वही लोग स्टैंड करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंस किए होंगे, ठीक है। वो लोग स्टैंड नहीं करेंगे, हिस्ट्री उनको जगह ही नहीं देगी, बहुत लोग आते जाते हैं, ठीक। तो इतिहास उन्हीं को जगह दीजिए थोड़ा बहुत। अब देखिए डिसइंटीग्रेशन ऐसा नहीं था कि पाल वंश बिल्कुल हम लोग 2 पेज में पढ़कर खत्म करते तो पाल वंश कमजोर रहा होगा। 400 सालों तक शासन किया है, ठीक है। 400-500 सालों तक शासन किया है, बंगाल और पूरे नॉर्थ इंडिया का भी क्षेत्र कभी कभी उनके हाथ में रहा है। कमजोर नहीं थे, मजबूत थे। लेकिन इतिहास में बहुत लोग हैं ना, आपको 5000 सालों का इतिहास पढ़ना है, ठीक। तो इंपॉर्टेंस वही मिलेगा जो कुछ इंपैक्ट डालेगा, ठीक। इसीलिए गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, ठीक है, आप पढ़ते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का पीरियड था, पूरा भारत एक था, ठीक है। उन्होंने इंटीग्रेट किया, जो आज हम लोग देखते हैं भारत क्या आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका था, वहां तक उन लोग का मिलता है ना अशोका टाइम में। तो वो इतिहास उन्हीं को रिकॉग्नाइज करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महिपाल के बाद अब यही है कि कुछ राजा आए होंगे, ऐसा है हिस्ट्री की किन्हीं किताबों में चले जाएंगे तो हो सकता है 2-3 राजाओं का और उल्लेख मिले, लेकिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है बस इतना जान लीजिए, ठीक। तो महिपाल फर्स्ट इसी 100 सालों बाद आए, इसीलिए उनको स्थान थोड़ा बहुत दिया गया, ठीक। समझ में आया कहाँ कौन छूट रहा है, कहाँ किसको रखा जा रहा है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो क्यों रखा जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, तो ये समझिएगा। चोल वंश के एक राजा थे, चोल वंश आपका तमिलनाडु का जो है ना वहां पर शासन करता है, बाद में पढ़ाएंगे चोल वंश, ठीक है। तो उनके राजा क्या होते हैं, बंगाल तक आक्रमण करते हैं महिपाल के टाइम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र चोल बड़े इंपॉर्टेंट है चोल वंश में। आप जब चोल वंश पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि राजेंद्र चोल का इंपॉर्टेंट क्या है। वो इंडिया के बाहर भी अपना एक्सपेंशन चलाते हैं, वो यहाँ इसलिए नहीं आते कि यहाँ हमको शासन करना है, यहाँ आते हैं गंगा का जल लेने, ठीक। तो यहाँ आक्रमण करते हैं, ठीक है। और आक्रमण करके यहाँ इनके टाइम में, महिपाल फर्स्ट के टाइम में यहाँ आते और गंगा नदी का जल लेकर वो वहां जाते हैं, इसलिए गंग चोड़ पुलम उनको उपाधि दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए कि गंगा का जल जो गंगा के क्षेत्र को जीत कर आया हो, ठीक है। गंगा तो नॉर्थ इंडिया की है, बंगाल तक का है बस, ठीक ना। तो राजेंद्र चोल का ये उपाधि भी है, वो जब राजेंद्र चोल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो महिपाल फर्स्ट में ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, ठीक है। पाल वंश हो गया, ठीक है। इतने ही थे इंपॉर्टेंस पॉइंट, ठीक है, पाल वंश का, ठीक। कहां से शुरू हुआ था, गोपाल से, ठीक। इन्होंने संस्थापक थे, फाउंडर थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और ओदंतपुरी में एक बिहार की स्थापना की, ठीक है। ये इनके बारे में था गुप्त। इसके बाद क्या हुआ, धर्मपाल।
धर्मपाल सेकंड आते हैं, ठीक है। धर्मपाल के टाइम में क्या होता है कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, ठीक, जो कन्नौज में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पिता स्थापना करते हैं। दो इन्होंने बिहार बनाया था, विक्रमशिला और सोमपुर, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट था इनका? हाँ, इनको टाइटल्स मिला था। एक क्या था? उत्तरापद का स्वामी, परम सौगात, ठीक है। दो टाइटल्स थे ऐसे जो इन्होंने धारण किए थे। ये धर्मपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? क्या है? देवपाल, ठीक है। देवगोपाल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? कैपिटल कहाँ गया? मुंगेर किया, ठीक है। और क्या था? शैलेंद्र वंश के राजा, इनके टाइम में बालपुत्र देव ने इनको, इनके शासनकाल में एक लोग आते हैं, ठीक है। ये सेकंड एक इवेंट इनका इंपॉर्टेंट था। तीसरा सुलेमान का विजिट होता है, ठीक है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट इनके टाइम के वो थे। इनको सबसे मजबूत शासक भी माना जाता है देवपाल को। ये भी ट्रिपल जो ट्राई पार्टी संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ये भी है, ठीक है, पढ़ेंगे इनको, ठीक है। लेकिन उनका हम इसलिए लिखें क्योंकि वो फर्स्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो चलता रहता है ट्राई पार्टी संघर्ष, ठीक है। तो उसमें देवपाल भी है, ठीक है। देवपाल हो गया। उसके बाद कौन है? महिपाल फर्स्ट, ठीक है। देवपाल और महिपाल के बीच में थोड़ा टाइम का गैप है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसके बाद के जो शासक आते हैं वो उतने उस तरीके से मजबूत नहीं होते हैं, तो हिस्ट्री में उस तरीके से इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। महिपाल लगभग 100 वर्ष के बाद आते हैं, ठीक है। इनमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है? सेकंड फाउंडर किसका? पाल का, ठीक है। और क्या है? हाँ? राजेंद्र चोल, बस, ठीक है। एक रामपाल भी हैं, ठीक है। इनके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाल रामपाल चरित्र उन्होंने लिखा। रामायण जानते हैं ना? तो रामायण में जो लेखक होते हैं वो वाल्मीकि ने रामायण लिखा है ना। उसके इंपॉर्टेंट चरित्र जो है, राम है ना, भगवान श्री राम जिनको कहते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म वाले भगवान श्री राम, वैसे हिस्ट्री में भगवान नहीं कहा जाता है, ठीक है, राम कहा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो राम है उनको एक कैरेक्टर है वहां पर रामायण में, ठीक है। आप जब इसमें आएंगे रामपाल चरित्र में, संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित्र जो कंपोज किया, रिटर्न किया, उनमें उन्होंने कहा, खुद को वाल्मीकि के तौर पर माना, ठीक है। और रामपाल को जो शासक हैं पाल वंश के, इनको कहा ये कलयुग के राम है, ठीक। तो ये एक बात है बस। ये एक किताब का नाम आ जाता है और कभी कभी यूपीएससी में तो नहीं, यूपी में आ जाता है नाम बुक्स का और इसका, ठीक है। संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित्र या रामचरित्र, रामपाल चरित्र मत लिखिए, रामचरित्र की रचना की। पाल वंश हो गया, ठीक है। इन्हीं के बाद, पालों के बाद, जैसे पाल का ये होते हैं ना रामपाल, इन्हीं के बाद एक दो और शासक आते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्हीं को हटाकर वहीं बंगाल में, उसी बंगाल में सेन वंश की, ठीक है, वहां पर स्थापना होती है, ठीक है। सैन वंश, ठीक है। उनके बारे में है इतिहास में, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें दो तीन शासक हैं, ठीक है। एक सामंत सेन है जिन्होंने उसकी स्थापना की, ठीक। एक उसके बाद विजय सेन आए, ठीक है। एक बल्लाल सेन है और लक्ष्मण सेन है, ठीक। चार व्यक्ति हैं, ठीक, जिनके बारे में हम उसमें थोड़ा बहुत देखेंगे। किसमें? सैन वंश में। सैन वंश है, ठीक है। एक फाउंडर है, ठीक। फाउंडर हैं ये सैन वंश के। कौन है? सामंत सेन, ठीक है। इनका बस नाम मिलता है, ठीक है। कुछ उल्लेख है इनके बारे में कि ये अपने बारे में कहते हैं कि हम लोग ब्रह्म क्षत्रिय हैं, ठीक। लेकिन फिर उसको डिक्लोड करते हैं कि ब्रह्म क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक। ब्रह्म क्षत्रिय का मतलब हम क्षत्रिय हैं, ठीक। तो इनको कर्नाट क्षत्रिय हैं साउथ के, ठीक है, उनसे इनको जोड़ा जाता है, ठीक। कर्नाट क्षत्रिय एक वर्ड है, ऐसे वर्ड आते रहे होंगे, आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे नए 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 नवेली चीजें आती रही होंगी।
ठीक है, कर्नाट क्षत्रिय एक वर्ड है, बस ये ध्यान दिमाग में रखिए, उसी से इनका उद्भव माना जाता है। ठीक है, इनके लेखों में जो कुछ मिलता है वो ये लिखते हैं कि हम ब्रह्म क्षत्रिय हैं। ठीक है, लेकिन ये भी फिर आइडेंटिफाई उसी में क्लियर करते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम हैं क्षत्रिय। ठीक, तो लेकिन उसको जो फिर उसको डिकोड किया हिस्ट्रियों ने, तो उन्होंने कहा कर्नाट क्षत्रिय। ठीक, इतना कुछ जानकारी थोड़ा बहुत सामंत सेन के बारे में यही है। ठीक, इन्होंने ही फाउंडर थे ये सैन वंश के। ठीक, हो गया। इसके बाद आते हैं विजय सेन। विजय सेन, ठीक है। इसके बाद है बल्लाल सेन और उसके बाद लक्ष्मण सेन। ठीक, तो विजय सेन जो थे, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? एक देवपाड़ा प्रशस्ति है, देवपाड़ा की प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति समझ में आता है ना, प्रयाग प्रशस्ति सुना होगा। ठीक है, गुप्त काल में। ठीक है, तो ऐसे ही प्रशस्ति है जिसमें अपने लेख लिखवाते थे अपने बारे में कि ये वो जो भी। तो एक देवपाड़ा प्रशस्ति है जिसमें विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि इन्होंने नेपाल और इन सब क्षेत्रों को विजय किया था। ठीक, ये लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में है नहीं, क्योंकि ये कहाँ आते हैं? पाल के बाद आते हैं। ठीक है, तो लगभग 1100 एडी हो जाता है जब तक ये, तब तक त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म हो जाता है। वहां का जो संघर्ष है कन्नौज को लेकर वो खत्म हो जाता है। इस टाइम पीरियड तक आते आते क्या होता है, अब अरब वाला और जो आक्रमण है वो सब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन बंगाल का इलाका क्या है कि वो कहाँ है? वो है बंगाल में। मैप में आप देखेंगे तो नीचे है ना। और जो भी इन्वेंशन या आक्रमणकारी जो भी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी, वो कहाँ से आए? ऊपर से आए। ठीक है, तो वो यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं 11। हाँ, ये अगर यहाँ होते पंजाब वाले इलाके में तो अब तक इनका काम खत्म हो जाता। ठीक, ये आ ही ना पाते। क्यों? क्योंकि ये नीचे हैं, तो यहाँ तक अभी वो पहुंचे नहीं, वो ऊपर ही अभी संघर्ष चल रहा है। गजनवी और गौरी और वो सब वहीं अभी संघर्ष चल रहा है, उन पे आएंगे। वो पूरा एक आपका चैप्टर्स है। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारियों का। ठीक है, वो पूरा हम टाइम पीरियड उस हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो वो ये यहाँ है, इसीलिए इस टाइम पीरियड में इनकी लगभग ये 1100 1000 वैसे 95 है, 95 है। ठीक है, इस टाइम माना जाता है कि ये सामंत सेन ने सैन वंश की नींव रखी। ठीक है, तो लगभग 1100 एडी, इतना ध्यान रखिए इस टाइम पीरियड में सैन वंश की। तो विजय सेन के बारे में किससे पता चलता है? देवपाड़ा प्रशस्ति। ठीक, इनके टाइम पीरियड में एक श्री हर्ष एक लेखक होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक विजय प्रशस्ति करके, विजय सेन इनका नाम है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे एक विजय प्रशस्ति कर एक लेख लिखते हैं। ठीक, ये दो चीजें इनके शासन में इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक इन्होंने अपने नाम से एक राजधानी बनवाई विजयपुरी करके। ठीक है, विजयपुरी, क्योंकि इनका नाम विजय है तो विजय प्रशस्ति है, विजयपुरी इन्होंने राजधानी बनाई। ठीक है, विजयवाड़ा देवपाड़ा का एक लेख प्रशस्ति है जिससे इनके बारे में जानकारी मिलती है। यही 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं विजय सेन के बारे में। ठीक, यहां कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? पाल वंश चला गया है और जहां पाल वंश था वहीं सैन वंश आया है। ठीक, बंगाल वाले इलाके में कौन स्थापना करता है? सामंत सेन। सामंत सेन के बारे में थोड़ा बहुत हमको पता चलता है। ठीक है, सामंत सेन सैन वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद इनके शासक आते हैं विजय सेन। विजय सेन क्या होता है कि ये फाउंडर के बाद के राजा हैं। इनके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? देवपाड़ा प्रशस्ति से। एक विजय प्रशस्ति है, श्री हर्ष नामक लेखक ने एक विजय प्रशस्ति बनवाई जो इनके नाम से, वो इनके टाइम पीरियड के लेखक थे। ठीक है, इन्होंने एक राजधानी बनवाई विक्रमपुरी। राजधानी 2 बनवाई थी, एक विक्रमपुरी थी, एक विक्रमपुरी, एक विजयपुरी। ठीक, 2 इन्होंने कैपिटल बनवाया। ठीक, वहीं बंगाल वाले इलाके में। ठीक, लेकिन इनका किसी तरीके का ये नहीं था कि ये कहीं आक्रमण कर रहे हैं या नॉर्थ में जा रहे हैं, ये वहीं अपना शासन कर रहे हैं। अच्छा, ये पालों के बाद आते हैं। इनकी हिस्ट्री, क्योंकि पाल अपना हिस्टोग्राफी वाला उनका है, थोड़ा सा लिख बताते हैं, तो इनके बाद आते हैं, इसलिए इनकी भी लिखनी मिलती है। ठीक है, तो इसको इसलिए इतिहास में हम पढ़ते हैं कि पालों के बाद सैन आए।
ठीक है, क्योंकि बहुत उस तरीके का नहीं है कि बिल्कुल इतिहास में उस तरीके से जाता जिसको पढ़ा जा सके। ठीक, इसके बाद आते हैं भल्लाल सेन। ठीक, भल्लाल सेन के टाइम में एक अद्भुत सागर एक पुस्तक है, ठीक है, उन्होंने उसकी रचना की, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक, उनके पुत्र होते हैं लक्ष्मण सेन, ठीक है, वो वही पुस्तक को पूरा करते हैं, अद्भुत सागर। ठीक है, लखनौती में उन्होंने राजधानी बनवाई और उन्हीं के टाइम में बख्तियार खिलजी, ठीक, आक्रमण होता है लखनौती में। बख्तियार खिलजी आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब आक्रमणकारी जब आएंगे तो इसलिए सैन वंश इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बख्तियार खिलजी क्या होता है, मोहम्मद गौरी का ऐवक होते हैं, जब अभी सल्तनत पीरियड में आएंगे तो वैसे एक उनका गुलाम होता है, उनका सेनापति होता है, जो वो तब तक क्या होता है, वो आक्रमण कब करता है, 1206 के अराउंड। ठीक है, और आप देखेंगे 1205 और 6 के अराउंड क्या होता है, 1206 के अराउंड इस समय क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में सल्तनत शासन की नींव पड़ जाती है। ठीक है, उन्हीं का एक वो होता है बख्तियार खिलजी, वो लक्ष्मण सेन के शासन में बंगाल में एंट्री करता है और बंगाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, लखनौती एक जगह होती है, ठीक है, लक्ष्मण सेन के टाइम में। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बख्तियार खिलजी ने किसके शासन में आक्रमण किया था। ठीक, तो बस यही 2-3 राजा हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेंगे। ठीक है, 1-2 पॉइंट और हैं, वो हम लिख पाएंगे तो भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना? पाल आए, पाल के बाद सैन आए। ठीक है, कहाँ है, बंगाल में है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद पूछता है पुस्तक का नाम, ठीक है, कि को किसकी रचयिता है। ठीक है, जयदेव की है। ठीक है, ये जैसे कपूर मंजरी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पुस्तकों का, जैसे राम चरित्र है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पुस्तकों का नाम पूछता है। तो कपूर मंजरी का कल आया था उल्लेख, ठीक है, आज 2 पुस्तकों का उल्लेख आया। ठीक है, एक गीत गोविंद का आया, एक रामचरित्र का आया। ठीक है, तो पुस्तकों का नाम स्पेशल पूछता है, ठीक है, एग्जाम में कि क्या है, कौन सा है। तो गीत गोविंद के, अब अद्भुत सागर ज्ञान सागर है जैसे, ठीक है, तो बल्लाल सेन का है पुस्तक। ठीक है, कंप्लीट ये लक्ष्मण सेन ने किया था। ठीक, तो इन पुस्तकों का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी ने इनके टाइम में आक्रमण किया था। अब इनका टाइम पीरियड क्या है, लगभग ये लोग 1100 के टाइम तो शासन पर बैठते हैं, और ये लक्ष्मण सेन तक शासन आते आते 1200 का टाइम पीरियड हो जाता है, 100 साल बीत जाते हैं। और इसी टाइम पीरियड जब बख्तियार खिलजी यहाँ आक्रमण करता है और इनको हटा देता है, और ऊपर नॉर्थ में क्या होता है, दिल्ली के टाइम में सल्तनत जो पीरियड शुरुआत हो जाती है, मतलब गुलाम वंश का न्यू हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में 1206 में। इस तरीके से जो बंगाल की हिस्ट्री जब देखे, शुरू कहाँ से हुआ, 700 से, ठीक है, और खत्म कहाँ हो रहा है, 1200 पर। ठीक ना, यहाँ तक आकर खत्म हुआ। इसमें क्या है, पाल वंश और सैन वंश, दो जो इधर वाले आपके बंगाल वाले रीजन में, बंगाल उड़ीसा और बिहार वाला जो रीजन है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं 2 राजवंश। ठीक है, पहला कौन सा है, पाल वंश, और दूसरा सैन वंश। ठीक है, पाल वंश का शासन क्या होता है, 700 के अराउंड, 750 में गोपाल के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले वहां पर शशांक नामक राजा रहते हैं, जो मृत हो जाती है, जिनको 650 के अराउंड। शशांक कंटेम्प्रेरी होता है हर्षवर्धन का, ठीक है, उनके कंटेम्प्रेरी शासक है हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन ही उसकी मारता है शशांक को। ठीक है, तो वो वहां पर शशांक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उससे वहां पर एक अस्थिरता, राजनीतिक वैक्यूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसके बाद होता क्या, उस वैक्यूम को लोग देखते हैं, वहां के जो शासक होते हैं छोटे छोटे, तो वो देखते हैं कि इससे तो अव्यवस्था क्या होगा कि जो और बड़े शासक हैं वो आक्रमण कर देंगे, और हमसे जो हमारे पास भी शक्तियां हैं वो भी छीन जाएंगी। वो किसको बैठा दें, तो बड़ा शासक कोई आएगा, वो किसको जमीनें छीन कर किसी दूसरे को दे देगा। तो उससे अच्छी स्थिति है कि बंगाल में एक केंद्रीय शासन की जरूरत है। उस जरूरत को देखते हुए गोपाल को वहां पर एक कलेक्टिव रूप से उन्होंने वहां पर शासन दिया, गोपाल को, और गोपाल ने ही पाल वंश की नींव रखी, फाउंडर ऑफ पाल वंश। अच्छा, गोपाल के पुत्र होते हैं धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो नॉर्थ में जाकर कन्नौज पर भी उस तरीके से वो करते हैं, ठीक है, इन्वेंशन करते हैं, वहां पर एक शासन स्थापित करते हैं। कहां पर, कन्नौज में। कन्नौज का इंपॉर्टेंस अब बड़ा हो जाता है ना 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर कन्नौज पर वो करते हैं, उनके जीवन काल में 2-3 चीजें कि 2 बिहार बना रहे हैं। ठीक है, वो एक हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि एक विक्रमशिला भागलपुर में, ठीक है, सोमपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा उनका कंट्रोल हो जाता है। धर्मपाल के बाद क्या होते हैं,
कौन शासक आता है? जयपाल, देवपाल। ठीक है, तो देवपाल फिर शासन गद्दी पर आते हैं। ये थोड़ा मजबूत शासक माने जाते हैं। इनके टाइम में क्या होता है, ये बौद्ध बिहार के लिए इनके टाइम पीरियड में जो शैलेंद्र वंशी शासक होता है जावा का, वो एक राजदूत भेजता है, ठीक, इनके टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से जब देवपाल आएंगे, फिर महेंद्रपाल आएंगे, ठीक है, और महिपाल आएंगे, और महिपाल के बाद रामपाल आएंगे। ठीक, इस तरीके से 5 शासक आपने पाल वंश में पढ़े। जब रामपाल का शासन जब समाप्त होता है, तब तक क्या स्थिति हो जाती है, 750 से लगभग 1095 और 1100 का एडी का टाइम पीरियड हो जाता है। इन पांच शासकों के टाइम पीरियड, 5 शासक की तो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा 5-6 शासक और हैं जिनको हिस्ट्री उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि उनका कोई इतिहास में उस तरीके से योगदान है नहीं। ठीक, इस तरीके से आप पाल वंश को देखते हैं। पाल वंश के 5 शासक जो इंपॉर्टेंट आपने पढ़े हैं। ठीक, 5 ही ना पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं ना। हाँ, तो 5 शासक पढ़े हैं आपने, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल और रामपाल। ठीक है, रामपाल के टाइम में संध्या नंदी का रामपाल है, ठीक है, उसमें उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, महिपाल का क्या है, वो उनको सेकंड फाउंडर ऑफ पाल वंश माना जाता है, क्योंकि उससे पहले का जो देवपाल है और उसके बीच में एक गैप रहता है लगभग 60-70 सालों का, 100 सालों का। ठीक है, क्योंकि पाल वंश चल रहा है लेकिन शासक जो है वो छोटे छोटे हैं, उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं। तो जब फिर से इसकी प्रभुत्ता को बढ़ाता कौन है, महिपाल। ठीक है, इस तरीके से 1100 तक पाल वंश चलता है, लेकिन पाल वंश और कमजोर हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश के जो क्षत्रिय वर्ग, जिनको इतिहासकार कहते हैं, ये ऊपर बढ़कर कहां पर हो जाते हैं, बंगाल में, और सेन वंश की नींव रखते हैं। ठीक, कौन है, सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन वहां पहुंचता है और वह वहां पर पालों को हटाकर एक अलग वंश की स्थापना करता है, वो होता है सैन वंश। ठीक है, सैन वंश के बारे में उसने लिखा क्या, कि हम हैं ब्रह्म क्षत्रिय। ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो शासक हैं वो अपने आप को क्षत्रिय ही लिखते हैं। तो इससे पता चलता है उनका ब्राह्मणों से कोई लेना देना है नहीं कुछ। ठीक, उनका लेना देना क्या है, क्षत्रियों से है। ठीक है, इतिहासकार उसको क्या जोड़ते हैं, कर्नाटक क्षत्रिय। ठीक है, कर्नाटक क्षत्रिय, इसकी आंध्र प्रदेश वाले इलाके से वो लोग वहां गए हैं और सैन वंश की नींव रखे हैं। ठीक है, सामंत सेन के बारे में एज ए फाउंडर इतना ही पता चलता है। उसके बाद कौन आता है, विजय सेन। विजय सेन के बारे में हमको कहाँ पता चलता है, देवपाड़ा प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में एक श्रीहर्ष नामक एक कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जो उनके लिए विजय प्रशस्ति नामक एक रचना करते हैं। उनके बारे में, प्रशस्ति मतलब उनके गुणों का वर्णन। ठीक है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का है। ठीक, तो उनके वर्णन होगा, तो ऐसा ही वर्णन इनके जीत, विजय, ये वो फलान, ये वो कर रहे हैं। तो इसके बारे में विजय प्रशस्ति में श्रीहर्ष उनके बारे में रचना करते हैं, विजय सेन के बारे में। विजय सेन 2 राजधानियां बना रहे हैं, एक विजयपुरी, ठीक है, एक विक्रमपुरी। ठीक, विजयपुरी वेस्ट बंगाल में, विक्रमपुरी हाँ वहाँ बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस तरीके से विजय सेन का शासन, ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई हमने और बोला था क्या उसमें, उसी कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं बल्लाल सेन। ठीक है, बल्लाल सेन ने लेखक थे, 2 पुस्तकों की रचना की। कौन सा, एक ज्ञान सागर, एक अद्भुत सागर। दान सागर, एक अद्भुत सागर, ज्ञान सागर का दान सागर, एक अद्भुत सागर। ठीक है, दान सागर, अद्भुत सागर, 2 पुस्तकों की रचना की है। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन ने क्या किया, एक तो पुस्तक अपने पिता की जो अधूरी थी वो पूरा करा। ठीक है, और उसी के टाइम में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। होता क्यों है, क्योंकि उस सैन वंश उस टाइम कई और विद्रोहों से, आपसी उलझनों से उलझा रहता है, कमजोर हो जाता है लक्ष्मण सेन के आते आते। ठीक है, और लक्ष्मण सेन, क्योंकि अब नॉर्थ में क्या है, कि अब नॉर्थ में आ गए हैं अरब पूरे आक्रमणकारी और सब उन्होंने, तो वहां अब किसी की जाने की हिम्मत नहीं है कि नॉर्थ से चले जाएं वहां ऊपर। ठीक है, अपना ही शासन बचा लें। 1200 का टाइम पीरियड अब बदल चुका है, और जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी हैं वो बड़े मजबूत हैं। ठीक है, तुर्की जो आ रहे हैं वो सब, उनसे युद्ध करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, छोटे राजवंशों को, क्योंकि वो वहां से तहस नहस करते आते हैं। लेकिन हाँ, 1200 तक देखने को बंगाल में इसलिए चलता है क्योंकि ये बंगाल में है, नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ के लोग पहले ही खत्म हो चुके हैं। ठीक, क्योंकि गजनबी गौरी का आक्रमण होता है, तो राजवंश रहते हैं लेकिन उनको झेलना पड़ता है उस तरीके के लड़ाइयों को। चौहान वंश, तोमर वंश, अभी पढ़ेंगे आप। ठीक है, चौहान, तोमर, गहड़वाल। ठीक है, तो इन सब के बारे में, क्योंकि वो नॉर्थ में है, वो राजस्थान, दिल्ली के आसपास के इलाकों में है। ठीक है, तो इस तरीके से लक्ष्मण सेन, लेकिन बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, बंगाल में। ठीक है, लक्ष्मण सेन के टाइम में,
तो उसके बाद ही ये पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ के बाद फिर सैन वंश का भी लगभग समाप्ति हो जाती है, और यहाँ भी अब बाहरी जो वो हैं वो आकर यहाँ स्थापित हो जाते हैं और शासन करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 700 सालों के इतिहास में आपका पाल वंश और सैन वंश हो गया। अब इससे पहले कल प्रतिहार वंश हो गया था। ठीक है, अब राष्ट्रकूट और ट्राई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कल हम चाहेंगे कि कल ये हो जाए, तो आपका ये पूरा लगभग 400 सालों का ट्राई पार्टी त्रिपक्षीय संघर्ष और राष्ट्रकूट वंश आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पाल वंश, और उसके बाद फिर आप साउथ में चलेंगे शायद एक दो वंश, हाँ नहीं, अभी चौहान और ये सब बचे हुए हैं, चौहान घेड़वाल राजपूत काल के जो और दो तीन वंश है, तो उनके बारे में बस कौन संस्थापक था, क्या इंपॉर्टेंस एक दो लोग का क्या था, वो हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, और कहाँ किन्होंने शासन किया था। ठीक, तो इतना आपके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस करिएगा, नहीं होंगे तो हम कल करवा देंगे इससे, जो भी आए होंगे जो हम आज के दिन में पढ़ाई हुई है। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग करते रहिएगा जो यहाँ से होते रहेंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स में है तो आपके मेंस में है नहीं, इसका कल्चर है मेंस में। ठीक है, तो अभी जब उसमें होगा तो वो देखते रहिएगा।